किसी भी देश की आबादी के बारे में जब हम सोचते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? एक बोझ, बढ़ती हुई जनसंख्या मतलब ज्यादा जरूरतें, ज्यादा समस्याएं, है ना? लेकिन क्या ये हमेशा सच है? आज हम इसी सोच को थोड़ा पलट कर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यही लोग किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो सवाल यही है, एक बड़ी आबादी एक बोझ है या एक खजाना? दशकों से यही माना जाता रहा है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा मुश्किलें, खाने की, नौकरी की, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू हुआ। क्या होगा अगर हम इसी आबादी को एक ताकत, एक एसेट के तौर पर देखें? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और उस ताकत को जगाने का जो राज है उसे कहते हैं मानव पूंजी, यानी ह्यूमन कैपिटल। यही वो चीज है, वो इंग्रेडिएंट है जो लोगों की भीड़ को एक प्रोडक्टिव फोर्स में बदल देती है। पर यह मानव पूंजी आखिर है क्या भला? चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, मानव पूंजी कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को विरासत में मिलती है। ये तो वो स्किल और नॉलेज का भंडार है जिसे बनाया जाता है इन्वेस्ट करके। किसमें? अच्छी शिक्षा में, ट्रेनिंग में और स्वास्थ्य सेवाओं में। जब हम इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो वही आबादी मानव पूंजी में तब्दील हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पैसे से फैक्ट्री बनती है, वैसे ही शिक्षा और स्वास्थ्य से प्रोडक्टिव इंसान बनते हैं। इसे ऐसे समझिए, भौतिक पूंजी मतलब जमीन, पैसा, मशीनें, ये सब अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। एक जमीन का टुकड़ा तब तक बेकार है जब तक उस पर कोई काम ना करे। लेकिन मानव पूंजी यानी इंसान का ज्ञान और उसका कौशल इन सभी बेजान चीजों को काम का बना सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मानव संसाधन बाकी सभी संसाधनों से ऊपर है। अच्छा, इस थियरी को असल जिंदगी में समझने के लिए एक ही गांव के दो दोस्तों सकल और विलास की कहानी सुनते हैं। इनकी कहानियों से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि कैसे सिर्फ एक चीज यानी इन्वेस्टमेंट दो लोगों की जिंदगी और उनकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकती है। तो सकल और विलास दोनों एक ही गांव सीमापुर में रहते थे, लेकिन दोनों की परवरिश में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सकल के माँ बाप ने उसकी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दिया, उसे स्कूल भेजा और तो और उसे कंप्यूटर कोर्स कराने के लिए लोन तक लिया। वहीं दूसरी तरफ विलास के पिता बहुत जल्दी गुजर गए थे। उसकी मां बस जैसे तैसे घर चला रही थी, तो वो कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देख पाया। और ये फर्क सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं था, उनकी सेहत में भी साफ दिखता था। सकल एकदम हट्टा कट्टा और स्वस्थ था, जबकि विलास को गठिया की बीमारी हो गई थी और उसके घर में इतने पैसे नहीं थे कि उसका ठीक से इलाज हो पाता। तो देखिए, स्वास्थ्य में निवेश भी मानव पूंजी का कितना जरूरी हिस्सा है। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, उनके रास्ते और भी अलग होते चले गए। सकल को अपनी पढ़ाई और कंप्यूटर स्किल्स की वजह से एक प्राइवेट फर्म में अच्छी नौकरी मिल गई। उसने वहां एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कंपनी की सेल्स बढ़ गई। और विलास, बिना किसी स्किल के उसे वही काम करना पड़ा जो उसकी मां करती थी, मछली बेचना, जिससे उसकी कमाई बहुत ही मामूली थी। तो आखिर में हुआ क्या? सकल की सालों की पढ़ाई और मेहनत रंग लाई। उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर बेहतर हुई। उसकी प्रोडक्टिविटी ने ना सिर्फ उसे प्रमोशन दिलाया, बल्कि देश की तरक्की में भी अपना हिस्सा जोड़ा। और विलास, उसे जिंदगी में ना अच्छी शिक्षा मिली, ना स्वास्थ्य सेवा। वो अपनी मां की तरह ही एक अनस्किल्ड मजदूर बनकर रह गया। सकल और विलास की ये कहानियां सिर्फ दो लोगों की नहीं है, ये समाज में चल रहे एक बड़े पैटर्न को दिखाती हैं। इसे हम अच्छा चक्र यानी वर्चुअस साइकिल और दुष्चक्र यानी विशियस साइकिल कह सकते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे एक पीढ़ी के फैसले आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करते हैं। देखिए, एक अच्छा चक्र तब शुरू होता है जब पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर खूब इन्वेस्ट करते हैं। वो जानते हैं कि अच्छा खान पान, साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसका नतीजा ये होता है कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर काबिल और सेहतमंद बनते हैं। और फिर यह साइकिल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और ठीक इसका उल्टा होता है दुष्चक्र। जब माँ बाप खुद पढ़े लिखे नहीं होते, सुविधाओं से दूर होते हैं, तो वो अपने बच्चों में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। नतीजा, उनके बच्चे भी उसी वंचित हालत में बड़े होते हैं। और ये एक ऐसा जाल बन जाता है, एक ऐसा नेगेटिव साइकिल जो परिवारों को गरीबी में फंसाए रखता है। चलिए अब इस पूरी बात को एक व्यक्ति या परिवार से उठाकर पूरे देश के लेवल पर देखते हैं। ये जो ह्यूमन कैपिटल का सिद्धांत है, ये पूरे के पूरे देशों पर कैसे लागू होता है, कैसे एक एक इंसान की काबिलियत को जोड़कर देश की तरक्की में बदला जा सकता है।
इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जापान। सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास अपने कोई खास कुदरती संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं, तो फिर वो दुनिया के सबसे अमीर और डेवलप देशों में से एक कैसे बन गया? जवाब सीधा है, उन्होंने अपने सबसे कीमती संसाधन में इन्वेस्ट किया, अपने लोगों में, खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर। और फिर उन्हीं पढ़े लिखे हुनरमंद लोगों ने बाहर से मंगाए गए संसाधनों का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया कि देश को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक पेच है। लोगों में इन्वेस्ट कर देना ही काफी नहीं है। अगर पढ़े लिखे, सेहतमंद और हुनरमंद लोगों को काम ही ना मिले तो तब तो वो एक एसेट की जगह लायबिलिटी बन सकते हैं। बेरोजगारी सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं, ये उस मानव पूंजी की सरासर बर्बादी है जिसे बनाने में इतना कुछ लगा था। ये समाज का बहुत बड़ा नुकसान है। और बेरोजगारी का एक बड़ा ही दिलचस्प रूप है जिसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि लोग काम करते हुए तो दिखते हैं पर असल में उनकी कोई जरूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक खेत में 5 लोगों का काम है पर वहां घर के 8 लोग लगे हुए हैं, तो जो 3 फालतू लोग हैं वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं, उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 0 है। ये सब सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन मानव पूंजी की ताकत इतनी जबरदस्त है कि वो इन मुश्किल चक्रों को भी तोड़ सकती है। तो सवाल ये है कि कोई समाज, कोई कम्युनिटी इस हालात को कैसे बदल सकती है, अपने लोगों की असली क्षमता को बाहर कैसे ला सकती है? इसका जवाब एक छोटे से गांव की कहानी में छिपा है। वहां एक परिवार ने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक एग्रो इंजीनियर बनाया। उस लड़के ने एक ऐसा हल डिजाइन किया जिससे गांव की फसल बढ़ गई। इस तरक्की को देखकर गांव में एक स्कूल खुला, एक टीचर आया, एक दर्जी ने अपनी दुकान खोल ली। देखते ही देखते वो छोटा सा गांव नई नौकरियों और मौकों से भर गया। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट और उसने एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसने पूरे समुदाय की तस्वीर बदल दी। यही है मानव पूंजी की असली ताकत।